एनीमे की शुरुआत होती है एक बूंद खून से जो एक खूबसूरत से फूल के ऊपर गिरता है। उसके बाद कुछ कटे हुए सर दिखाए जाते हैं जहां एक कौवा आकर बैठता है। उसके बाद एक गर्दन पे रखी हुई तलवार दिखाई जाती है और बैकग्राउंड में एक इंसान बता रहा होता है कि एक निंजा कितना कठोर ट्रेनिंग करता है और वो बताता है कि गर्दन की मांसपेशियां कितनी मोटी होती है, ये 10 लेयर से मिलकर बनती है। फिर जल्लाद तलवार उठाकर बोलता है तुम्हारा कोई आखिरी शब्द, और कैदी बोलता है नहीं। फिर जल्लाद उसके गर्दन पर हमला करने लगता है। ये बार बार हमला करता है पर उसका गर्दन नहीं कटता। ये देखकर ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और तेजी से और ताकत के साथ उस पर हमला करता है पर उसका तलवार ही टूट जाता है। यह देखकर वहां पर बैठे हुए अधिकारी चौंक जाते हैं। फिर जल्लाद तलवार को देखता है और बोलता है ये नहीं हो सकता। और वहां जमीन पर बैठा हुआ वो इंसान बोलता है मैं मरना तो चाहता हूँ, बस तुम सही से मार नहीं रहे हो। मुझे अपने जीवन से कोई लगाव नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है और मैं ये उम्मीद करके चलता था कि मैं लंबा नहीं जीऊंगा। फिर एक अंधेरा कमरा दिखाया जाता है जिसमें एक मोमबत्ती जल रही होती है और एक लड़की अधिकारी बैठकर उस बंधे हुए कैदी से कुछ सवाल पूछती है। इसी सवाल जवाब के दौरान लड़की कुछ ऐसा सवाल पूछती है जिसके बाद वो कैदी जवाब देता है कि मैं निंजुत्सु का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो बोलती है क्या इसके बारे में मुझे बताओगे, और वो बोलता है क्यों। और लड़की अधिकारी बोलती है क्योंकि मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और फिर से उसे मारने की तैयारी होती है, एक अलग अप्रोच के साथ, एक अलग उम्मीद के साथ। उसे एक खंभे से बांधकर उसके आसपास घास रखी जाती है और आग लगाने की तैयारी की जाती है। यह आग इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि किसी भी ताकतवर इंसान को आसानी से जला दे। जलाने से पहले कैदी के ऊपर भाले से वार की जाती है पर भाला ही टूट जाता है। यह देखकर उस पे हमला करने वाले सिपाही दंग रह जाते हैं और फिर आग लगा दी जाती है इस उम्मीद में कि ये आग इसे जला देगा। वहां खड़े सभी लोग उसे देखते रहते हैं, उसके पूरे शरीर पर आग लग चुका होता है। वहां पर वो लड़की अधिकारी भी खड़ा होकर उसे देखती है। उसके शरीर में आग लगने के बाद भी उसे लगता है कि कुछ नहीं होगा, ऐसा सबको यकीन हो जाता है और यही होता है। और वो कैदी नर्क जैसी आग से भी जिंदा बच जाता है। और फिर लड़की एक अंधेरे कमरे में बैठकर फिर से उसे पूछताछ करती है जहां पर वो कैद है, उसके हाथ बंधे होते हैं। ये लड़की उसके अतीत के बारे में पूछती है, कहती है मेरा काम है तुमसे सवाल जवाब करना। फिर वो कैदी बताता है कि जब मैं छोटा था तभी मेरे माँ बाप को मार दिया उस गांव के चीफ ने, पर मुझे यह नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो मुझे अपने साथ ले गए और मुझे एक बेरहम सिनोबी बना दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि सिनोबी का कोई भी इच्छा नहीं होता है, वो दूसरों को मारने को ही अपना काम समझता है। और यह सवाल जवाब खत्म होने के बाद फिर से उसे एक बार मारने की तैयारी की जाती है और इस बार उसके पैर को सांडों से बांधकर खिंचवाने की तैयारी की जाती है। इस सजा में कैदी के हाथ बांध दी जाती है और उसके पैरों में अलग अलग दिशा में सांडों को बांधा जाता है रस्सी से, ताकि सांड को मारने के बाद जब वो दौड़े तब उसके पैर फट जाए और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाए। ये सजा किसी नर्क जैसी सजा से कम नहीं है। सांड के ऊपर बांधा हुआ घास में आग लगाया जाता है। सांड गर्म लगने पर बहुत ही तेजी से दौड़ते हैं पर उसके शरीर को कुछ नहीं होता है। वो अपने पैरों की ताकत से उन सांड को रोक लेता है और सांड की ही हालत खराब हो जाती है। और कैदी बोलता है मुझे दुख है कि मेरी वजह से आप लोगों को इतना मेहनत करना पड़ रहा है। मैं मरना तो चाहता हूँ पर पता नहीं क्यों आप लोगों के ये चीजें मुझ पर काम क्यों नहीं कर रही है। फिर वो लड़की अधिकारी सामने आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम इस विलेज से भागना क्यों चाहते थे। और फिर वो कैदी बोलता है ठीक है, ये कोई इतना दिलचस्प कहानी नहीं है। फिर वो बताता है कि विलेज के चीफ ने मुझे ऊपर उठने में मदद की और उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी। लेकिन वह लड़की किसी सिनोबी की तरह नहीं थी। सिनोबी बेरहम होते हैं पर वो बहुत ही अलग थी। चीफ कितने खतरनाक हैं पर उनकी लड़की कितनी सीधी साधी है। शादी के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। वो मुझे हर बात पे टोकती थी, मुझे घर में चप्पल पहनकर आने नहीं देती थी। वो मुझे बोलती थी खाने से पहले इस खाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। फिर मैंने सोच लिया मुझे इस विलेज से बाहर निकलना है और मुझे सिनोबी वाली जिंदगी छोड़नी है। और यही बात करने के लिए मैं विलेज के चीफ के पास गया था। उन्होंने मुझसे प्यार से बात की
पर कुछ ही देर बाद मुझे मारने की कोशिश की गई। मुझे समझ में आ गया कि यह पहले से ही सेटअप किया गया था और मुझे पता चल गया कि यह काम विलेज के चीफ के अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था जो वहाँ गया। इस सेटअप के पीछे विलेज के चीफ का हाथ है, इससे मैं बच नहीं सकता, इसलिए मैंने सरेंडर कर दिया। तो बस यही मेरी बोरिंग सी कहानी है। फिर एक अंधेरे गली से वो लड़की अधिकारी और वहाँ के एक छोटे अधिकारी को साथ जाते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं उसी अपराधी के बारे में। फिर वो बोलता है, क्या आपको उसका नाम पता है? फिर वो लड़की अधिकारी सिंपल सा सीधा साधा उसका नाम गाबी मारू बताती है। फिर वो इंसान डरते हुए बताता है कि उसका एक और नाम है, गाबी मारू द होलो। उसके अंदर भावनाएं नहीं है, वो बेरहम है, वो लोगों को बेरहमी से मारता है। उसे पकड़ने गए 20 लोगों को उसने मॉन्स्टर की तरह मार दिया। और फिर वह आदमी उस लड़की अधिकारी को एक सुझाव देता है। कहता है कि राजा ने जिस फल को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया है, उसके कैंडिडेट में से यह एक हो सकता है। ये बेरहम है और वहां जाने वाले की मौत पक्की है और इसे मौत की सजा पहले से ही मिल चुकी है। और वो लड़की अधिकारी बोलती है, ठीक है, देखते हैं। और फिर वो बताती है कि अगर वो मरना ही चाहता था तो उसने 20 लोगों को क्यों मारा। फिर सीन चेंज होता है और गाबी मारू को उस अंधेरे कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है, मुझे मेरे जीवन से कोई भी लगाव नहीं है, फिर भी मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ। मुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था। कल मुझे फिर से एक बार मारने की कोशिश की जाएगी। शायद कल का दिन मेरा आखिरी दिन हो। फिर दिखाया जाता है कि खौलते तेल में गाबी मारू को डाला जाता है, पर उसमें जलने की बजाय उसमें से ये बाहर निकल जाता है। इस तेल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि इसमें कोई भी चीज़ डालते ही गल जाए, पर इसमें से आसानी से चलते हुए बाहर निकल जाता है। यह देखकर सबकी होश उड़ जाती है। बैकग्राउंड में एक इंसान की आवाज़ होती है जो बताता है कि इस तेल का तापमान 370 डिग्री सेल्सियस है, इसमें कोई भी चीज़ गल सकता है। और एक इंसान को वहाँ पर जलते हुए भी दिखाया जाता है। गाबी मारू बोलता है कि मैं अंदर से बिल्कुल खाली हूँ, मुझे कोई लगाव नहीं है, पर फिर भी मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ। फिर वहाँ खड़ा अधिकारी गुस्से से बोलता है, कमीने, आखिर तुझे कैसे मारूं। और फिर वहीं पास में खड़ी लड़की अधिकारी बोलती है, सर हो गया, आपके मारने के तरीके फेल हो चुके हैं, अब मैं तैयार हूँ। फिर एक अंधेरे सुरंग के रास्ते गाबी मारू को ले जाते हुए दिखाया जाता है जिसमें उसके हाथ बंधे होते हैं। और वो बोलता है, फिर से मुझे एक बार मारने की कोशिश कर रहे हो, चलो ठीक है। और उसके साथ चल रहे अधिकारी हंसते हुए बोलता है, आखिर हमने तुम्हें मारने वाले को ढूंढ लिया है। और फिर एक दरवाजा खुलता है और गाबी मारू की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब उसके सामने वही अधिकारी बैठी होती है जो उससे पूछताछ कर रही होती है। और गाबी मारू बोलता है, ये क्या है? और वहीं खड़ा हुआ अधिकारी हंसते हुए बोलता है, तुम गलती कर रहे हो, ये कोई साधारण इंस्पेक्टर नहीं थी जो तुम्हारे साथ पूछताछ करने आई थी, यह है एक बेरहम कातिल यामादा असाइमन सैगरी। और फिर बैकग्राउंड में कहानी बताई जाती है यामादा क्लैन की, जो हमेशा से एक रूनिन रहे हैं जो लोगों को मारने के लिए जाने जाते हैं। वो बहादुर योद्धा हैं जो राज्य के लिए काम करते हैं। वो कई पीढ़ियों से राजा के अलग अलग काम किया करते हैं। उनकी खासियत है तलवार चलाना। वो मास्टर ऑफ स्वॉर्डमैन है। और गाबी मारू बोलता है, तुम एक लड़की हो असाइमन? और वो बोलती है, हाँ बिल्कुल। और तुम गाबी मारू हो, एक ऐसा सिनोबी जो ऑर्डर मानने से मना कर दिया। तुम मरना चाहते थे और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। यह सुनकर गाबी मारू पूरी तरह से डर जाता है। उसे एक सपना आता है कि उसका सिर कटकर नीचे गिर चुका है। तभी वो अपने गर्दन पर हाथ लगाता है तो उसका गर्दन और सिर सही सलामत होते हैं। और उसे एहसास हो जाता है कि यह कोई आम कातिल नहीं है, वो इसकी गर्दन काट सकती है। और उसके हाथों से बंधा हुआ वो बेड़िया तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। और वहाँ खड़ा अधिकारी बोलता है, सेगरी, इसका गला काट दो। वह पूरे ताकत के साथ तलवार चलाती है, पर गाबी मारू वहाँ से कूदकर भाग जाता है। और सेगरी बोलती है, क्यों तुम मेरे तलवार से बच रहे हो? तुम तो मरना चाहते थे। और गाबी मारू सोचता है उसके गर्दन पे एक छोटा सा कट लग चुका होता है। और तभी सेगरी पूरे ताकत के साथ फिर से हमला करती है। गाबी मारू बचता है और गाबी मारू अभी भी सोच रहा होता है, आखिर मैं बच क्यों रहा हूँ, मुझे तो मरना था। और वो बोलती है, गाबी मारू द होलो, ये बात सच है कि तुम अंदर से खाली हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पूछताछ करने के बाद और तुम्हारी कहानी सुनने के बाद एक बात कह सकती हूँ, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तुम मरना नहीं चाहते
क्योंकि तुम अपने पत्नी से प्यार करते हो। सच तो ये है, तुमने अब तक जो भी कहानी सुनाई उसमें तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर तुमने कभी जताया नहीं, और उसी प्यार के कारण अब तक तुम जिंदा थे। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह अपने पत्नी के साथ जब था तो कितना खुश था। वह अपना बीता हुआ कल को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता था, वो एक आम जिंदगी जीना चाहता था। यह सुनकर गाबी मारू को गुस्सा आता है और पास में खड़े हुए सैनिक से तलवार निकालकर वो सेगरी को मारने के लिए दौड़ता है। और सेगरी बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल सही थी, तो तुम खुद से क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हें मारना मुश्किल है क्योंकि तुम मरना नहीं चाहते हो। और गाबी मारू बोलता है, साइमोरी बहुत हुआ, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो। आखिर मैं दुनिया क्यों छोड़ना चाहता हूँ, मैं एक होलो हूँ। और तभी फ्लैशबैक में फिर से उसकी पत्नी को दिखाया जाता है, जहाँ वो बता रही होती है कि तुम एक होलो नहीं हो। फिर गाबी मारू बोलता है, तुम गलत हो, मेरा निकनेम मुझे सूट करता है, मैं बदसूरत हूँ और मैं एक बेरहम हत्यारा हूँ, मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। और तभी उसकी पत्नी कहती है, तुम गलत हो, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। क्योंकि ज्यादातर लोग मेरे चेहरे पर लगे इस घाव की बात करते हैं, लेकिन तुम अलग हो। मुझे पता नहीं क्यों, पर शायद तुम भी बदसूरत हो इसलिए। और फिर गाबी मारू लड़ते हुए बोलता है, मेरा नाम गाबी मारू द होलो है। यह मायने नहीं रखता कि मैंने कितने बार इंसान बनने की कोशिश की है। फिर उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो बोल रहा है कि मैं अब लोगों को नहीं मारना चाहता, मैं एक नॉर्मल कपल की तरह रहना चाहता हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता हूँ। चीफ हमें माफ कीजिएगा, ये आपकी बेटी की खुशी के लिए है, इसलिए मैं अब मारना बंद करना चाहता हूँ। और उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे विलेज के चीफ ने उसे धोखा दिया और वो अपने पत्नी के खोने के बाद बिल्कुल टूट गया, क्योंकि वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता था। गाबी मारू पूरे गुस्से में आकर तलवार के साथ सेगरी पे हमला करता है और तभी वो एक पत्र दिखाती है। लड़ाई रुकते ही सेगरी पीछे हटती है और एक सरकारी आधिकारिक दस्तावेज निकाल कर दिखाती है। और गाबी मारू बोलता है, ये क्या है? वह कहती है कि ये शोगुन राजा का आधिकारिक माफीनामा पत्र है, अगर तुम इसका हिस्सा बनते हो तो तुम्हें सुरक्षा मिलेगा राजा की ओर से, इस विलेज के सिनोबी की ओर से। और गाबीरू बोलता है, मुझे समझ नहीं आया, क्या तुम मुझे हासिल करने के लिए कह रही हो? वो कहती है, हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है, तुम दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों के साथ जाओगे। और गाबी मारू बोलता है, ये तो आत्महत्या करने जैसा है। और वो कहती है, नहीं, राजा बस एक ऐसी जड़ी बूटी खोजना चाहते हैं जो किसी को भी अमर बना दे। वो जगह बहुत ही सुंदर है, खुशियों से भरा हुआ, वो एक हेवन पैराडाइस है जो बिल्कुल एक स्वर्ग के जैसा है। और वहीं पर छुपा हुआ है एलेक्सर ऑफ लाइफ, यानी कि वो अमर बनाने वाला जड़ी बूटी। उसे ढूंढने के लिए राजा ने बहुत सारे लोगों को भेजा, इस उम्मीद में कि वह वहां जाकर उस अमर बनाने वाली जड़ी बूटी को खोज लाएंगे। लेकिन जब उनका नाव वापस आया तो खुशियों के जगह पर डर आया। वह नाव सुंदर फूलों से लदा हुआ था, जिसे देखकर सिपाही दंग रह गए। लेकिन उन्हीं फूलों के बीच से जब एक सैनिक का पैर निकला तो यह देखकर वहां खड़े सिपाही डर से दहल गए। उसके कटे हुए पैर पर अलग अलग तरह के फूल लगे हुए थे। और फिर जब हवा के झोंके से नाव के फूल हटे तो यह देखकर उसकी आंख फटी की फटी रह गई। मरे हुए सैनिक के पूरे शरीर पर फूल लगे थे। यह सुनकर गाबी मारू भी बिल्कुल दहल गया, उसकी आंखें अलग तरह की दिख रही थी। वो चौंक गया और पूछने लगा, आखिर ये कैसे हो सकता है? फिर सेगरी ने बताया कि राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगा कि इस मिस्टीरियस फूल को ढूंढ लिया गया है, यानी वहाँ पर वो जड़ी बूटी जरूर है जो अमर बना सकती है। और उन्होंने एक फरमान जारी किया कि जितने भी मौत के सजा पाए कैदी हैं उन सबको इस एलेक्सर ऑफ लाइफ यानी कि जीवन को अमर बनाने वाली जड़ी बूटी को खोजने के लिए लगा दो, ताकि वो अगर मर भी गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही मौत के सजा पा चुके हैं। वहाँ जाने वाले हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है और उनके मन में एक इच्छा है, जीवित लौटने की इच्छा। अगर तुम वहाँ जाते हो और वहाँ से जीवित लौटते हो तो तुम अपने वाइफ के साथ खुशी खुशी जीवन बिता सकते हो, एक आम इंसान बनकर एक आम जिंदगी।
तुम्हारी पत्नी तुम पर भरोसा करती है, तुम्हें वहां से जिंदा वापस लौटना होगा अपने पत्नी के पास, ताकि एक नॉर्मल लाइफ जी सको। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से थोड़ा सा भी लगाव है तो तुम्हें वहां जाना चाहिए, उस मिस्टीरियस आइलैंड पे, जहां तुम्हें खतरनाक हत्यारों के बीच रहना पड़ेगा, उनसे जीतना पड़ेगा ताकि तुम जीवित वापस लौट सको। गाबी मारू, तुम्हारे पास अब एक ही चॉइस है, क्या तुम मरना चाहते हो या वहां जाकर जिंदा वापस आकर अपनी पत्नी के साथ एक खूबसूरत सी लाइफ बिताना चाहते हो। और यह सब सुनकर वहां खड़ा अधिकारी गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, इन्हें मार दो। सेगरी बोलती है कि ये सोगन का आदेश है, और वो बोलता है, अगर तुम मर जाओगे तो सोगन को कौन बताएगा, मुर्दा बोलते नहीं है। फिर वो अपना तलवार उठाती है। तभी वो अधिकारी बोलता है, तुम सुन रहे हो होलो? और गाबी मारू बोलता है, मुझे होलो मत बोलो। और गाबी मारू बोलता है, तुम कह रही थी कि तुम्हें निंजुत्सु देखना है। और फिर वह जलने लगता है एक अलग तरह की आग से, और यह देखकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। और वो बोलता है, अब मैं अपना निंजुत्सु दिखाने वाला हूँ। और थोड़ी देर में एक धमाका होता है, जिसके बाद वहां खड़े सभी सैनिक जल जाते हैं पूरी तरह से और जमीन पे गिर जाते हैं। और सेगरी बोलती है, काफी अच्छा था। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है, जहां गाबी मारू बोलता है कि मैं तैयार हूं उस मिस्ट्री भरे आइलैंड पे जाने के लिए। यहाँ पर इन दोनों के बीच बातचीत दिखाई जाती है, जहां सेगरी बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और गाबी मारू कहता है, क्या हम डायरेक्ट उस आइलैंड पे नहीं चल सकते? और सेगरी बोलती है, नहीं, हम ऐसे ही नहीं जा सकते। और वो गुस्से में बोलता है, मुझे नहीं पता कि वहाँ कितने कातिल आने वाले हैं, पर मैं वहाँ से जीवित लौटूंगा अपने पत्नी के पास वापस।